हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो होगा पॉलिटी का। जैसा कि मैंने पॉलिटी का एक वीडियो आपको कल दिया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था संवैधानिक विकास के क्रम, कैसे हमारा संविधान जो बना उसके लिए जो डिफरेंट एक्ट्स जो आए उसको हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, है ना। और हम लोगों ने डिटेल से चीज़ों को एलिब्रेट भी किया था और बहुत ही बारीकी तरीके से, जो आपके प्रीलिम्स में तो काम देगा, साथ ही साथ मेंस में भी काम देगा, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इस पर सवाल आना स्टार्ट हो गया है। 68 बीपीएससी 69 बीपीएससी में, एक 68 में 1858 के भारत शासन अधिनियम में सवाल आ चुका है। फिर 1892 के जो है इंडियन काउंसिल एक्ट, उस पर सवाल आ चुका है। ओके, मतलब लॉन्ग टाइप के सवाल तो नहीं है, लेकिन आपके बोल सकते हैं कि शॉर्ट टाइप के सवाल आना स्टार्ट आ चुके हैं। ठीक है, मैं तो आपको लिखना पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम 100 वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, या आप बोल सकते हैं कि करीब करीब। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जब आने स्टार्ट हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर करना जरूरी रह गया। तो मैंने कल के जो वीडियो में पढ़ाया था 1773 से लेकर 1858 तक के, अगर आपने अच्छे तरीके से वीडियो को देखा होगा तो मैं ये आपको मतलब आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप आराम से सवाल का उत्तर कर पाएंगे। किसी भी तरह का सवाल आएगा, एमसीक्यू लेवल का सवाल आ जाए या आंसर राइटिंग करने जैसा सवाल आ जाएगा, तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा वीडियो है आज का, ये हमारा पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1858 से लेके 1947 तक या 1935 तक ही कवर करेंगे, जितना लंबा हो सकता है वीडियो, है ना। वीडियो थोड़ा सा छोटा छोटा ही बनाऊंगा, तो थोड़ा सा आपको देखने में सहज हो, है ना, आराम से चीजें कर पाए। और जैसा कि मैंने बोला कि इसमें हमने एनसीईआरटी फैक्ट को भी कवर किया है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स वाले जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनको बहुत फायदा करने वाला है। जो अलग एग्जाम, जो बिहार एसएससी है ना, बिहार दरोगा, एसएससी हो, इन तरह के जो एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही यूजफुल है ना, उनके लिए भी वीडियो, क्योंकि उनको खाली फैक्ट जानना है। तो पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम, मैंने इसलिए इस वीडियो को लिखा पॉलिटी फॉर ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सारे इस तरह से चीजें तैयार की जा रही है, क्योंकि आपने वीडियो अगर देखा होगा हिस्ट्री वाला, तो मैंने भी उसको भी उसी तरह से तैयार किया कि आपको सारे एग्जाम में यूजफुल हो, है ना। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद किन किन चीजों को सीख पाएंगे, क्या क्या चीजें हो पाएंगी, ये वीडियो देखने वर्थ है या नहीं, वीडियो देखने में फायदा है या नहीं है। तो जब भी वीडियो देखे पूरा देखें, क्योंकि पूरा बिना देखे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और जिनका पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस चीजों को समझे, संविधान कैसे विकास क्रम होगा। फिर संविधान तो पढ़ेंगे अलग चीज, हर एक टर्म पे कवर करेंगे, अलग बात है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत चीजों को डिटेल से एलोबरेट करेंगे, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी सीरीज हमारा चल ही रहा है। जैसा कि हिस्ट्री का एनसीईआरटी सीरीज ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का एनसीईआरटी को कवर कर दिया। तो अब हमारा क्लास 9 और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी सीरीज है वो हमारा इसी वीक में आ जाएगा। फिर हम लोग 11, 12 के ऊपर कवर करने वाले। जैसे ही हमारा हिस्ट्री खत्म होगा तो फिर हम अदर सब्जेक्ट की ओर ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 1858 के बाद 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट को आज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जो भी एक्ट है ना। लेकिन 1861 को पढ़ने से पहले 1858 का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, है ना। 1858 का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। 1858 का बैकग्राउंड जानने के लिए क्या करेंगे, हम 1858 लिखेंगे, है ना। देखिए 1858 लिखेंगे। 1858 से पहले आपको पता है कि 57 की महान क्रांति और सबसे जो महत्वपूर्ण जो शासन में परिवर्तन होना, और वो शासन परिवर्तन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन, भारत के ऊपर जो शासन करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के ऊपर चला गया, है ना। ब्रिटिश ताज के ऊपर चला गया, क्योंकि ब्रिटिश ने शासन को, ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश की महारानी ने, ब्रिटिश के पार्लियामेंट बोल सकते हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन को छीन लिया। बोला कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, अब तुमसे ना हो पाएगा, है ना। ये सारी चीजें हुआ। अब क्राउन के हाथों में जब शासन आएगा तो सब कुछ अलग तरीके से चलेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको हटा दिया कि नहीं, ये सब चीजें खत्म करो। उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया कि एक पहला बात तो वाइसराय लाया। गवर्नर जनरल का नया नाम वाइसराय। वाइसराय जो है था ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं किनके, आपके क्राउन के। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो पुराना वाला वीडियो देख ले, मींस पहले वाला वीडियो देख ले। तो 1858 डिटेल से मैंने कवर करा, अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, है ना। एक तो ये सिस्टम हो गया क्लियर। ओके, तो ये सिस्टम हो गया कि क्राउन का डायरेक्ट प्रतिनिधि वाइसराय बैठा है भारत में। ओके, और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद,
ओके, तो ब्रिटिश संसद जो था उसका एक मेंबर, उसका एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर है ना, उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, ओके, उसको बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव, एक नया पोस्ट का सृजन होना, भारत का राज्य सचिव। भारत का राज्य सचिव कुछ नहीं था, ये क्या था आपका, ये समझ लीजिए आपका आज के राजदूत, आज के राजदूत बोले या विदेश मंत्री बोलेंगे चलेगा। मतलब ये हुआ कि भारतीय मामलों को देखने के लिए इंग्लैंड में बैठा हुआ एक संसद का आदमी, एक कैबिनेट का आदमी जो राज्य सचिव कहलाएगा, और ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व तो होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सांसद है, ये कुछ भी काम करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ भी काम करेगा तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वाइसरॉय कोई काम करेगा तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला बात क्राउन के प्रति, और ये इंडिया में है और इंडिया के मामलों को राज्य सचिव देख रहा है, तो वाइसरॉय इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द राज्य सचिव। मतलब वाइसरॉय कोई भी काम करेगा तो उत्तरदायित्व होगा राज्य सचिव के प्रति। अब राज्य सचिव अकेले काम नहीं करेगा, इसे राज्य सचिव के लिए एक हेल्पिंग बॉडी या एडवाइजरी बॉडी बोल सकते हैं जो एडवाइस देगा राज्य सचिव को, और वो 15 मेंबर बॉडी था, 50 मेंबर बॉडी, 50 मेंबर बॉडी, और इसको बोला गया इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल। तो इंडिया काउंसिल के थ्रू जो वाइसराय के ऊपर नजर रखा जा रहा है ना, और ये सब का हेड है राज्य सचिव, राज्य सचिव के ऊपर संसद नजर रख रहे हैं। तो इस तरह की जो सरकारें चली, इस तरह का जो सिस्टम चला उसको बोला गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्योंकि ब्रिटिश ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया देने जा रहे हैं, हम आपको उत्तरदायी सरकार दे रहे हैं, हमसे सवाल पूछिए, है ना, हमसे सवाल पूछिए। हालांकि तो पेपर पे था कि सवाल पूछिए, ऐसा होता हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन आप देख सकते कहीं ना कहीं पहले के जो सिस्टम जो आप लोगों ने देखा 1853 का देखा है ना, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर है ये। ओके, तो ये सारा जो महत्वपूर्ण चीजें हुई 1853 में ऑलरेडी आप देखा, 1853 में जो गवर्नर जनरल था उसका एग्जीक्यूटिव काम और उसका लेजिस्लेचर वाला काम अलग हो गया था। एग्जीक्यूटिव का लिए तो उसके पास 4 सदस्यीय टीम था ही जिसको कार्यपालिका परिषद बोला गया, और उसके विधायिका वाला काम करने के लिए, लॉ बनाने के लिए ऊपर में वाइसराय तो बैठा है ही, सॉरी मतलब ऊपर गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल बोला जाता था, तो गवर्नर जनरल तो ऊपर में बैठे हैं, लेकिन गवर्नर जनरल के नीचे में एक 12 सदस्यीय टीम बनाया गया बोल सकते हैं, जिसको बोला गया विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद को 12 सदस्यीय टीम बोला गया, क्यों? अब 12 सदस्यीय टीम जो था, ध्यान रखिए 12 सदस्यीय टीम जिसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया, जिसको मिनी पार्लियामेंट जो आज देखते हैं पार्लियामेंट है, वहीं समझ लीजिए वहीं शुरुआत हुआ। तो मिनी पार्लियामेंट जिसमें 12 मेंबर्स हैं, तो 12 में मेंबर्स में 4 तो आपके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था गवर्नर का वो हो गया, गवर्नर जनरल खुद हो गया 5, कमांडर इन चीफ 1 हो गया है ना, कमांडर इन चीफ हो गया है ना, कितने हो गए 6 हो गए, और 6 मेंबर जो थे वो कहलाए पार्षद, विधान पारिषद कराए, काउंसिलर कराए, काउंसिलर कहलाए, और ये 6 मेंबर थे, नॉमिनेटी हो रहे थे, ये 6 मेंबर थे। उसमें आपके ध्यान रखिएगा 4 तो आ जाएंगे आपके कहां से, विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद से, प्रांतीय विधान परिषद से। इस बात को यानी कि 4 मेंबर जो थे वो प्रांतीय विधान परिषद से आए हैं, जैसे कि मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता है और आपका आगरा है। इन 4 जगह से 4 मेंबर्स आपके आ रहे हैं, है ना, नॉमिनेट होके, और 2 मेंबर में एक तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में था, है ना, उसके हो गए चीफ जस्टिस ऑफ आप कह सकते हैं उस समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, है ना, वो एक तो वो हो गए, एक और जज। तो ये आपके होंगे 4 2 6 6 12, तो 12 मेंबर, और जो जिनका काम था लॉ बनाना। 1853 में चालू हो चुका है, 1853 में ओपन एग्जाम हो चुका है, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन एग्जाम हो चुका है, वीटो शक्ति मिल चुका है गवर्नर जनरल को, है ना, और 1853 में 1858 में बस वो वाइसराय है, बाकी शक्तियां वही हैं। ओके, आगे चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे 1861 में ऐसा क्या हुआ, 1892 में ऐसा क्या हुआ, 1909 में ऐसा क्या हुआ। तो अब उनको लगा, ब्रिटिश को लगा कि भारतीयों को कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए, भारतीयों को हमें प्रशासन में शामिल करना चाहिए,
क्योंकि मांग भी उस तरह से हो रहा था, है ना। भारतीयों को शामिल भी करना चाहिए कहीं ना कहीं अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला कामों में, तो वही शुरुआत हुआ भारतीयों को शामिल होना, गेट इंडियन इन्वॉल्व, उनको भी करने दो, उनको भी मतलब शासन में भाग लेने का हिस्सा दिया जाए, तो सारी चीजें स्मूथली चलेगी, विरोध नहीं होगा, है ना। जाहिर सी बात है, विद्रोह कहने का तो विद्रोह नहीं होगा, क्योंकि 1858 में 57 में आपका इस तरह का विद्रोह हो चुका है काफी हद तक के। इसको समझेंगे डिटेल से कैसे, आप देखिए। ये देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चार्टर इसलिए नहीं बोला जा रहा है क्योंकि कंपनी के लिए कोई अधिकार पत्र, कंपनी को हर साल टेन्यूर को बढ़ाया नहीं जा रहा है, कंपनी जो ईस्ट इंडियन कंपनी 20 साल रहेगी तो चार्टर बोला गया। बट ये काउंसिल एक्ट है ना कहीं जो इंडियन काउंसिल्स थे उनके द्वारा ये सारे एक्ट बनाए गए, और कहीं ना कहीं एक जो भी एक्ट आया वो जो आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनमें जो संख्या बढ़ाने की बात है उनके लिए ही सब सारे चीजें हो रही हैं। अब आपको समझेंगे शुरुआत से। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेचर किसको बोला गया, केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधायिका किसको बोला गया था, वही 12 मेंबर वाला मिनी, जिसको बोला मिनी पार्लियामेंट। उसको थोड़ा सा चेंज किया, क्या चेंज किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो था ही जिसमें 4 मेंबर थे, उसमें कह दिया कि अब इसमें आएगा 6 मेंबर। 4 मेंबर के जगह पे इस एग्जीक्यूटिव मेंबर में जो गवर्नर जनरल या वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय के कार्यकालिका परिषद में मेंबर की संख्या को 6 कर दिया, 2 बढ़ा दिया। ठीक है, 2 बढ़ा दिया और 2 बढ़ाने के साथ इन सारे मेंबर्स को एक अलॉट कर दिया गया पोर्टफोलियो। जैसे आज बोलते हैं ना मंत्री परिषद, खाद्य मंत्री है ना, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, उसी तरह से होम मिनिस्टर्स, है ना। मतलब उस समय जो आपके मतलब काउंसिल्स के जो मेंबर्स रहे उनका जो होम देख रहा है, कोई मिलिट्री को देख रहा है, कोई लॉ को देख रहा है, रेवेन्यू देख रहा है, फाइनेंस देख रहा है, तो इस तरह से 6 मेंबर्स आए और अलग अलग चीजों को देखने का काम स्टार्ट किया। ओके, तो 6 मेंबर्स अब हो गया और उनको पोर्टफोलियो के तहत बांटा गया, जो कि आज हम लोग देखते हैं विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम से आपको देखने को मिलेगा, या भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम आपका देखने को मिलेगा, पहला बात है ना। अब काम को थोड़ा सा बांटा गया। ओके, तो ये 6 मेंबर्स, पहले तो 12 था, तो 12 में 4 यहां से और एक गवर्नर जनरल, 5 आ रहे थे, है ना, और एक आपका कमांडर इन चीफ था। तो अब क्या कर दिया गया कि 6 यहां से आएंगे, ठीक है, 6 तो यहां से रहेगा। ओके, जो भी चीजें यहां इधर तो है ही। अब इन्होंने क्या किया, जो काउंसलर था, काउंसिलर, अब बताइए काउंसिलर में कितने सदस्य थे, आप बोलेंगे कि 6 सदस्य था। 6 में मैं बता दें 4 प्रांतीय विधायिका से चुना के आ रहे हैं और 2 आपके, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, मतलब जो उस समय जो चीफ जस्टिस थे, और एक सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हो गए। ये सिस्टम आपका चल रहा था, ये सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब का काउंसिलर जैसा कोई नाम नहीं रहेगा, हम कहेंगे एडिशनल मेंबर, अतिरिक्त सदस्य। और ये अतिरिक्त सदस्य जो थे, ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त सदस्य जो थे इनको 2 साल का कार्यकाल भी दिया कि नहीं, 2 साल के लिए अतिरिक्त सदस्य चुनाएंगे और इनको वाइसराय मनोनीत करेगा, इलेक्शन नहीं, वाइसराय नॉमिनेट करेगा इन अतिरिक्त सदस्यों को। और इन एडिशनल मेंबर्स की संख्या को 6 से 12, वही कौन सा 6 था, 6 से 12, मतलब मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 12 रख सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा बढ़ाया गया स्ट्रेंथ को। और इन एडिशनल मेंबर्स को 2 भाग में बांट दिया, एक ऑफिशियल कहलाए, एक नॉन ऑफिशियल कहलाए, एक सरकारी आधिकारिक या सरकारी, एक गैर सरकारी या गैर आधिकारिक। अब ये ऑफिशियल मेंबर क्या हुआ, वैसे आदमी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सर्व किए होंगे एज ए, हो सकता है सेना के प्रमुख होंगे, या रेवेन्यू के प्रमुख है, फाइनेंस के प्रमुख होंगे, या ब्रिटिश इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो थे उनको नॉमिनेट किया कि ये हमारे को कानून बनाने में हेल्प करेंगे, तो ऑफिसर्स मेंबर कहलाएं। और नॉन ऑफिसर्स मेंबर कहलाएं जिसमें इस अलावा जो लोग आए जो जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कुछ सर्विस दे रहे हैं, उनके अलावा जो लोग हैं वो नॉन ऑफिसर्स कहलाएं। अब क्या सवाल उठता है, क्या भारतीय, मैंने जैसे कि आप बोलेंगे कि आपने लिखा गेट इंडियन इन्वॉल्व, तो क्या भारतीय
इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बने? क्या इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल हुआ? गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद था या वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था, क्या इसमें कोई भारतीय शामिल हो सकता था? तो नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो भारतीय को शामिल नहीं। लेकिन एक चीज किया गया कि द नॉन ऑफिसर्स मेंबर हैं, इसमें भारतीय शामिल हुए और पहली बार 3 लोगों को वायसराय ने नॉमिनेट किया, वायसराय ने मनोनीत किया, और वो 3 मेंबर थे। एक तो सर दिनकर राव, अब देखिए नॉमिनेट उन्हीं को करेगा जिनके साथ वायसराय का अच्छा संबंध होगा, ठीक है, जो वायसराय के लिए लॉयल होगा। सर दिनकर राव है ना, बनारस के राजा है ना, 3 मेंबर्स, और एक आपके पटियाला के राजा। तो 3 मेंबर वर नॉमिनेटेड इन एडिशनल मेंबर है ना, नॉन ऑफिसर्स के रूप में हुए, और वो सेंट्रल लेजिस्लेचर का हिस्सा बने। मतलब अब जो आपका सेंटर के लिए मींस ब्रिटिश का जो क्षेत्र था उसके लिए जो कानून बनाने का काम करेगा, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक एडिशनल, ये सब मिलकर काम करेंगे। हाँ, वो एडिशनल मेंबर में भारतीय को पहली बार शामिल किया गया, 3 भारतीयों को, लेकिन उनके पास उतना शक्ति नहीं हो, कुछ पावर्स नहीं दिया गया। किसी तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल मैटर पे किसी भी तरह का वो कहने का मतलब है कि डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हुआ है ना, लेकिन पहली बार आपको एक तरह से देख सकते हैं कि शामिल किया गया भारतीयों को। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब हम थोड़ा सा सुनेंगे ये माइक, देखिए फिर यहां पे मैंने लिखा है विकेंद्रीकरण की शुरुआत। जैसे कि आप लोगों ने देखा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनकी कुछ शक्तियों को ले लिया गया और कलकत्ता काउंसिल्स को दे दिया गया। कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल बैठे थे। फिर 1833 में चरम सीमा पर 1833 में मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बोला कि बस तुम गवर्नर हो, तुम्हें अपने भी प्रांत के लिए कानून बनाने की शक्ति मिस विधायी का मिस लेजिस्लेचर फंक्शंस नहीं कर सकते हो। यह सिस्टम हो गया था। मतलब जो केंद्रीकरण जो चरम सीमा पर थी वो 1833 के चार्टर एक्ट में था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। लेकिन अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को पुनः विधायी शक्ति दे दी गई। जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे उनको दोबारा से उनके पावर्स को, उनके लेजिस्लेचर पावर को दोबारा से लौटा दिया गया। मतलब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हमको देखने को मिलेगा 1861 के भारत शासन अधिनियम से। क्लियर? फिर हुआ वायसराय को अध्यादेश। आप बोला कि ये अगर फंक्शन में नहीं, ये दोनों अगर काम नहीं कर रहे हो, ये जो आपका केंद्र में आपने बना के रखा है कानून बनाने के लिए, ये अगर काम नहीं कर रहे हो, देन वायसराय ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और वो ऑर्डिनेंस वैलिड होगा 6 महीने तक। तो वायसराय की शक्ति को थोड़ा सा और बढ़ाया गया। पहले तो वीटो शक्ति दिया आपने, फिर ऑर्डिनेंस शक्ति करने को दिया, और कोई भी बिल बनाएगा उस बिल पे वायसराय का एसेंट चाहिए। वायसराय को शक्ति था कि वायसराय के पास पावर था कि उस बिल पे साइन करेगा या नहीं करेगा। जैसा कि आज आप देखते हैं राष्ट्रपति के पास होता है वीटो, उसी को वीटो पावर आप बोल सकते हैं ना। अब साथ ही साथ जो अभी इसका मेन, अब पूरे भारत में जो भी कुछ हो रहा है उसका हेड कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जाहिर सी बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहेगा तो इन सब के द्वारा कानून बन भी जाएगा ना, उसको खत्म कर सकता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑल इन वन, उनके पास पावर अभी है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। ओके, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। 1861 के भारत शासन अधिनियम में इतना ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से चीजों को लिख पाएंगे, है ना। और जैसे कि मैंने इसे बताया कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, इनको पुनः विधायी शक्तियां मिली, और भी अलग अलग आप कह सकते हैं कि प्रांतीय विधायी का गठन भी हुआ। जैसे कि यूपी, उत्तर पश्चिम जो यूनाइटेड प्रोविंस था, वहां पे आपको अलग हुआ, है ना। पंजाब था, वहां पे आपके प्रोविंशियल काउंसिल्स बने। मतलब कहने का प्रांतीय विधान परिषद या प्रांतीय विधायिका का गठन अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे। अब 1892 का भारत शासन अधिनियम आएगा।
या भारत परिषद अधिनियम, बार सॉरी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो कि आपको एग्जाम में आ चुका है। अब 1892 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों पर ध्यान रखेंगे, और वो कुछ चीज क्या रहेगा अब समझिएगा कि 1892 का टाइम देखिए, उससे पहले कांग्रेस आ चुकी है, आईएनसी आ चुकी है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 साल बनना हो चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्टिव रूप से, पॉलिटिकली रूप से एक्टिव है भारत में, है ना। अब ये ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है कि जो अतिरिक्त मेंबर है, एडिशनल मेंबर, बोले एडिशनल मेंबर, जो केंद्रीय विधान परिषद का जो भाग है, एक एडिशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपालिका परिषद के अलावा जो एडिशनल मेंबर जो हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए बोला कि बढ़ाओ, और संख्या 12-15 से कुछ नहीं होने वाला है। और बोला जो अतिरिक्त सदस्य जो बढ़ाएंगे ना उनको इलेक्टेड करो, इलेक्ट करो, नॉमिनेट मत करो। अब तो वाइसरॉय हैं, आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं, अपने आदमी को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो नॉमिनेट नहीं, उसको इलेक्ट किया जाए। और बोला कि आपने मुझे कोई शक्ति नहीं दिया, इन ऑफिसर्स, इन नॉन ऑफिसर्स मेंबर्स को कोई शक्ति नहीं है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स पे सवाल कर सके, फाइनेंशियल मैटर पे कोई चर्चा कर सके, या कोई सवाल पूछेगा तो उस सवाल का उत्तर देगा नहीं। अगर मान लेते कोई भी सवाल इन पोर्टफोलियो, इन मिनिस्टर सी जॉब, जैसे 6 मेंबर्स होंगे, इनसे अगर कोई सवाल पूछा और ये अगर उत्तर नहीं देंगे तो ठीक है, ऐसा था सिस्टम। तो सप्लीमेंट्री सवाल में दोबारा सवाल नहीं पूछने का ऐसा कोई कंडीशन, मतलब भी प्रावधान नहीं था, ये डिमांड था। फिर इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंग्लैंड में भी होगा और भारत में भी हो, ऐसा प्रावधान करने की बात की गई। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हुआ ये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपने देखा यहाँ पे 6 मेंबर्स हो गए। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर है, 6 मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं। एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था, यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछ दे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए ऐसा नहीं है, जब भी आप अगर आंसर राइटिंग करें तो ऐसा नहीं है कि सब लिखना है ना, ये सब चीजें आपको उस तरह से लिखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसको पोर्टफोलियो में बांटा गया, इस तरह से लिखना। ऐसा नहीं है कि उसमें आप हर एक चीज, अब एक को अगर 6 याद है तो ठीक है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना दीजिए, ठीक है चलेगा। अब देखिएगा कि जो एडिशनल मेंबर उसकी संख्या को 10 से 16 किया गया है ना, कि कम से कम 10 सदस्य होंगे एडिशनल मेंबर में और मैक्सिमम सदस्य 16 होंगे, मतलब 16 पे आ चुका है। और एडिशनल मेंबर में फिर वही बात कि आधिकारिक, एक नॉन ऑफिशियल। तो अब क्या हुआ, जो ऑफिशियल्स मेंबर होंगे उसकी संख्या 6 और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या 10। हर हाल में यह रखा गया कि कभी भी ये नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, कभी भी ये नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या ऑफिशियल से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे अरे यहां तो 6 है, यहां तो 10 है, तो बड़ा तो हो गया, नहीं हुआ है बड़ा। आप समझिए बातों को। 6 ऑफिशियल्स मेंबर को नॉमिनेट कौन कर रहा है, बोलेगा नॉमिनेट कर रहा है, मनोनीत कर रहा है वाइसराय। 6 तो वाइसराय यहां से ले लिया है ना। अब बचे 10 नॉन ऑफिशियल जो गैर आधिकारिक कहलाए, उसमें 5 को कर रहा है मनोनीत कौन, वाइसराय। 5 यहां ही वाइसराय मार रहा है, 6 यहां ही मारा, तो 11 तो वाइसराय ऑलरेडी कर रहा है। इस 16 मेंबर में 11 तो केवल वाइसराय ही नॉमिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ऑफिशियल्स मेंबर हो गए, है ना। साथ ही साथ जो 5 बचे उसमें 4 आपके प्रांतीय विधानसभाओं से आएंगे, है ना। उसमें जो प्रांतीय विधानसभा थे उनसे 4 मेंबर्स आने थे, उनसे 4 मेंबर आने थे 1892 में। 4 मेंबर जो आपके हैं वो आएंगे कहां से, प्रांतीय विधान सभा से, प्रांतीय विधान सभा से, और 1 मेंबर आएगा चैंबर ऑफ कॉमर्स से। तो 5 मेंबर्स आप देख सकते हैं कि इन एरिया से आ रहे हैं और बाकी को नॉमिनेट किया जा रहा है बाय द वाइसराय। तो ये आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर का आप देख सकते हैं किस तरह से चीजें चल रही है ना। हाँ, और थोड़ा सा आप देखिएगा बात को कि बजट में बहस करने का चर्चा, मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा इनको दिया गया कि बजट में बहस कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर पे सवाल कर सकते हैं। ओके, ये सारे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फिर वही मैंने लिखा केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। केंद्रीय विधान परिषद और गैर सरकार और
प्रांतीय विधान मतलब बोला ना कि अलग अलग जगहों पे प्रांतीय विधान, जैसे क्या बोलते हैं विधानसभा, हर एक राज्य में अलग अलग विधानसभा, तो जो अलग अलग उसमें प्रांत थे वहां के विधान परिषदों में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, वहां पे भी गैर सरकारी सदस्य ज्यादा हुए हैं ना। फिर प्रांतीय विधायिका में, अब जो प्रांतीय विधायिका था, मान लेते कि एज फॉर एग्जांपल पंजाब ले ले, तो जो पंजाब है यहां के विधायिका जो होंगे, यहां पे जो मेंबर्स चुनाएंगे वो मेंबर नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, जमींदार, इनके सिफारिश पे नियुक्ति होगा। मतलब इन लोगों के द्वारा चुना जाएगा, इन लोगों के द्वारा चुना जाएगा। आप देख सकते हैं 1892 के भारत शासन अधिनियम में, तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में आपको ये सारे चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आराम से आप उत्तर लिख पाएंगे, आराम से आप उत्तर कर पाएंगे। ओके, 1892 के भारत शासन अधिनियम में आप इतना ध्यान में रखते हैं तो बहुत कुछ है, बहुत चीजें मतलब कह सकते हैं कि आप क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम आएंगे 1909 के भारत शासन अधिनियम या काउंसिल एक्ट, या बोल दें आप मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले उस समय आपके जो थे वो थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें भी थोड़ा सा भारत के अंदर या देखेंगे, है ना, इंग्लैंड के अंदर तो बहुत सारी चीजें आप देखने को मिले। एक तो मिलेगा कि इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार, तो भारतीयों को लगा कि अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा स्वतंत्रताएं मिलेगी, हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा। मुस्लिम लीग का डिमांड है अलग भाई, मुस्लिम लीग का डिमांड है अलग अलग। अब ये मुस्लिम लीग का जो डिमांड है, पहला बात मुस्लिम लीग कर रहा है कि हमें करिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात, पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। मतलब कि अगर एक एरिया में 1000 मुस्लिम हैं और 200 हिंदू हैं, तो उस एरिया में ओनली मुस्लिम ही खड़ा होंगे चुनाव में और वोट मुस्लिम ही देंगे। मींस जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन ना वोट देने का अधिकार है ना चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये होता है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये डिमांड था मुस्लिम लीग का, ये भी कहना था कि वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 6 मेंबर हैं, इसमें अभी तक कोई भी भारतीय नहीं, जिसमें 2 भारतीयों को शामिल करो, एक तो मुस्लिम होगा, एक हिंदू होंगे, एक मुस्लिम होगा, एक हिंदू होगा। ये सब डिमांड है ना। हुआ क्या? हुआ यही कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, अब देखिए जो मेन तो सरकार जो कानून बनाने का काम करे वही पावरफुल होगा, है ना, उसमें उसी की बात होगा, उसी की चीज को पढ़ेंगे हम लोग। तो जो केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधायिका था, उसका पार्ट तो आपको पता है कि एडिशनल मेंबर एजुकेटिव काउंसिल, एडिशनल मेंबर एजुकेटिव काउंसिल। तो जो एजुकेटिव काउंसिल था, 6 सदस्य में से 1 सदस्य भारतीय हुए और वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेंबर। एज ए लॉ मेंबर पहली बार एक भारतीयों को वाइसराय के कार्यपालिका परिषद में मौका मिला। अब इससे थोड़ा सा वही मुस्लिम लीग तो नाखुश होगा क्योंकि केवल हिंदू को शामिल किया गया, मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया, लेकिन एक ही मेंबर को शामिल किया गया। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और एडिशनल मेंबर्स की जो संख्या थी उसको और बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। सवाल तो पूछ सकते ही थे मेंबर्स, जाहिर सी बात है। अब इसमें फिर वही ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स। तो जो ऑफिसर्स थे उसकी संख्या 28, नॉमिनेट के कौन करेंगे? जहां भी ऑफिसर्स देखें इसको नॉमिनेट करेगा वाइसराय। ओके, नॉन ऑफिसर्स में 5 जो पहले से वाइसराय के द्वारा नॉमिनेट होते, वाइसराय के द्वारा जो 5 नॉमिनेट होते वो आज भी नॉमिनेट होगा। ओके, 5 इधर, 13 जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पे, जैसे कि मैंने बताया ना वही जो आपने देखा। तो उसमें 5 जो थे वो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अकॉर्डिंग, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पे 5 मुस्लिम, 6 आपके जमींदार और 2 बिजनेसमैन। ये 13 जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट के पृथक निर्वाचन के आधार पे चुने गए
ये सब याद नहीं रखना होता, ठीक है, उतना ध्यान में नहीं रखना कि कितने कितने कहाँ चुनेंगे, ठीक है। और 12 जो हाँ की जो 4 जो चुना रहा था ना, आपने देखा यहाँ पे 4 मेंबर चुना रहे हैं प्रांतीय विधानसभा से, अब मेंबरों की संख्या 12। यहाँ पे जो एक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से था, अब यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपके 2 चुना रहे हैं ना, 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कि संख्या बढ़ाई गई। अच्छा, आप ये कहिएगा कि ऑफिसर्स मेंबर की संख्या तो छोटा हो गया, 28 है। देखिए भाई, 28 को तो गवर्नर वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है और 5 यहां भी तो कर रहा है, तो 33 तो ऑलरेडी वो नॉमिनेट कर रहा है। हाँ, यहां पे एक चीज हुआ कि इलेक्टेड मेंबर की संख्या बढ़ी, 13 यहां से, 14 यहां से, 14 3 27, तो 27 मेंबर जो हैं, 27 मेंबर जो हैं आपके कहीं ना कहीं 14 13 27 है ना, ओके। हाँ, तो 27 मेंबर जो हैं अभी देख सकते 27 मेंबर जो है ना वो आपके इलेक्टेड हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टली हो लेकिन इलेक्टेड हो रहे हैं ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप चीजों को समझिएगा कि पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पे, कॉमन रिप्रेजेंटेशन के आधार पे जो स्टार्ट हुआ पृथक निर्वाचन प्रणाली, वो 1909 के एक्ट में, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक बोला जाता है। समझ बात को, ओके। और ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई। वोटिंग का अधिकार और सप्लीमेंट्री सवाल, अगर कोई भी सवाल ये नॉन ऑफिशियल मेंबर अगर पूछता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तो उसका जवाब देंगे, उस जवाब से संतुष्टि नहीं होती दोबारा सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकता है, बजट पे चर्चा हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स पे चर्चा हो सकता है। ये सारे अधिकार आपको दिए गए। पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेंबर के रूप में, ओके, ये बात को आप समझिएगा। और प्रांतीय विधानसभा जो था, हर एक जगह प्रांतीय विधानसभा, वहां भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या है ना, उनकी संख्या को बढ़ाया गया। तो ये आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम या 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आप देख सकते हैं। ये सारे आपकी चीजें 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में आपको ये सारी चीजें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो हो गया, है ना। फिर जो विधान परिषद की संख्या आप देख सकते हैं 16 सीधे कर दिया गया, ओके। इस सारे चीज आपको ध्यान में रहना। और पहली बार वायसराय के काउंसिल में एक भारतीय को मौका मिला और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ओके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब हम लोग देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को। देखिए, अगर हम बात करेंगे मॉन्टेग्यू, उसमें भारत के आपके राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। पहला बात, जो केंद्र में, जिसको आप लोगों ने बोला केंद्रीय विधान परिषद, है ना, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और अतिरिक्त मेंबर जो आपके दिख रहे थे। अब केंद्र में इन्होंने एक द्विसदनात्मक विधायिका स्टार्ट किया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना हुई। बाइकैमरल मतलब अब केंद्र में जैसे आज हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, उसी तरह से केंद्र में जो केंद्र के लिए कानून बनाएगा विधायिका, उसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो राज्य परिषद और एक लोकसभा, जिसको निम्न सदन या लोअर हाउस बोला गया, ठीक है। तो एक राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और एक आपका जो लोकसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, ठीक है, जिसको आपको लोअर हाउस बोला गया, ठीक है। तो ये 2 आपके देखने को मिलेंगे जो 2 तरह से बांट दिए गए, है ना। अब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका हुई और इनके कार्यकाल को भी किया गया, जैसे राज्य परिषद के कार्यकाल को 3 साल इनके मेंबर कार्यकाल को किया, लोकसभा कार्यकाल को, उनके मेंबर कार्यकाल को 5 ईयर किया गया। क्लियर है, बात को समझिएगा। ये 2 चीजें हुई, है ना। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि जो उस समय जो भी कानून बन रहे थे, अब देखिए कानून जैसे कि आज हम देखते हैं हमारे पास अनुसूची 7 के तहत 3 तरह से हमारा लिस्ट बटा हुआ है ना, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, मतलब राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो अगर राज्य को कानून बनाना है तो राज्य सूची पे जो भी मैटर्स हैं, राज्य सूची के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर राज्य ही कानून बना सकता है। अगर यूनियन पे कानून बनाना है तो जो भी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर केवल आपका भी संसद हो वही कानून बना सकता है। समवर्ती में दोनों बनाते हैं।
तो उस समय क्या था, ऐसा कोई बांटा हुआ नहीं था लिस्ट, और बांटा हुआ लिस्ट नहीं था तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अब अगर केंद्र की जो विधायिका है, सेंट्रल असेंबली है, वो कानून बनाएगा, और कभी कभी जो प्रांत जो विधायिका था, प्रांतों में तो विधायिका आपको दिख रही है ना, तो भी उस कहीं ना कहीं ये सारा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर रहा था, परेशानियां हो रहा था। तो यहाँ पे एक काम हुआ कि सारे को केंद्रीय सूची और प्रांतीय फेडरल लिस्ट है ना, फेडरल लिस्ट और एक आपका प्रोविंशियल लिस्ट में बांट दिया गया। बोला अब है जो इन सारे सब्जेक्ट को हम 2 भाग में बांट दिए हैं, तो फेडरल लिस्ट होगा, उस पे केंद्र मतलब ये केंद्र की जो विधायिका है, राज्य परिषद और लोकसभा मतलब निम्न सदन जो है ये बनाएंगी कानून, और प्रांतीय परिषद है, प्रांतीय सूची है, उस पे कानून बनाएगी। जो प्रांतीय विधानसभा थी, जो प्रांतीय विधायिका थी, वो कानून बनाएगी जो अलग अलग एरिया में था, है ना। मतलब जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये मतलब कहने का मतलब केंद्र पे है ना, ये एक सिस्टम हुआ। और डिवीजन ऑफ पावर देख सकते हैं, फेडरल लिस्ट एंड द प्रोविंशियल लिस्ट। क्लियर, इस बात को समझिएगा। अब ये जो जैसे कि 145 मेंबर है, इसमें 104 मेंबर चुना के आए है ना, ये 304 मेंबर इलेक्टेड हुए और इसमें 33 मेंबर जो थे वो इलेक्टेड हुए। तो ये जो मेंबर जो इलेक्ट हुए वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, बट सीमित मताधिकार मतलब कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, कुछ क्राइटेरिया था, वो एजुकेटेड होने चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए, उस तरह से। तो शायद ही बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन उन लोगों ने ही इन जैसे कि लोकसभा में जो बैठेंगे उनको चुना 104 मेंबर्स को, है ना, और बाकी नॉमिनेट हुए, और 33 मेंबर को जो राज्य परिषद में बैठेंगे, जिसको अपर हाउस बोला गया, काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया, है ना। ये 2 चीजों में कहीं ना कहीं पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलता है ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे, है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर जो एक सबसे नया चीज आया वो आया प्रांतीय सूची को भी 2 भाग में बांट दिया। अब ये प्रोविंशियल लिस्ट है, उसको 2 भाग और बांट दिया गया, है ना। एक तो रिजर्व लिस्ट जिसको आरक्षित विषय बोला, और अनदर इज ट्रांसफर लिस्ट जिसको हस्तांतरित विषय बोला। रिजर्व लिस्ट में अच्छे चीजों को रखा गया, और हस्तांतरित विषय में कॉमन चीजों को रखा गया जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। और दोनों पे कानून बनाने के लिए अलग अलग सिस्टम है। अगर रिजर्व लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कानून बनाएगा वो गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से। गवर्नर मतलब हर एक प्रांत का अलग अलग गवर्नर है, तो गवर्नर का जो काउंसिल है, गवर्नर के जो हेल्प करने के लिए जो काउंसिल है, वो काउंसिल की सहायता से इस पे कानून बनाएगा। मतलब इसमें कोई गवर्नर का जो काउंसिल है वही मिलकर कानून बना देंगे। ये जो विधान परिषद, ये जो विधायिका थी, उसके मेंबर का कोई जरूरत ही नहीं है ना। उसके मेंबर जो आपके गैर अधिकारी सदस्य हुए, जो अतिरिक्त मेंबर हुए, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसा सिस्टम जो केंद्र में चल रहा था वही सिस्टम प्रांतों में चल रहा है। प्रांतों में भी एक गवर्नर जनरल, उसका काउंसिल है, एक अतिरिक्त मेंबर, उसमें भी सदस्य हैं, भारतीय मंत्री हैं। और ट्रांसफर लिस्ट में गवर्नर को मेन तो ऊपर में गवर्नर है, सबके ऊपर तो गवर्नर ही है। जैसे वहां बेस 22 रहा है गवर्नर, तो गवर्नर जो है वो भारतीय मंत्रियों के सलाह पे यहाँ पे कानून बना रहा था। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, एक तो रिजर्व लिस्ट में अलग हो गया, रिजर्व लिस्ट में काउंसिल पावरफुल है, और हस्तांतरित विषय में भारतीय मंत्री के सलाह पे कानून बन रहा है। तो आप इससे कह सकते हैं कि जो प्रांत, जो प्रोविंस था, उसमें डायरकी देखने को मिला। डायरकी मतलब 2 तरह से कानून बन रही है, 2 तरह से जो काम हो रही है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम से हुआ। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कभी भी नहीं भुलाएंगे, क्योंकि 1919 दो बार लिखा है, तो द्वैध शासन, ठीक है। ये प्रांतों में हुआ है, नहीं प्रांतों में हुआ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी इन प्रोविंस कहां से आया? आपका भारत परिषद अधिनियम, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत आया। हाँ, और इसमें एक चीज और हुआ, जैसे बहुत ज्यादा मांग होने लगा कि ये जो स्टेट है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, राज्य सचिव जो है, इसका जो वेतन था ना, इसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से जा रहा था, इंडियन फाइनेंस से, इंडियन रेवेन्यू से। तो यहाँ के लोगों ने, जैसे कांग्रेस ये सब लोगों ने डिमांड उठाया कि बताइए, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि एक मंत्री है और कहां बैठ रही है? इंग्लैंड में। इसका पेमेंट हमारे
भारतीय राजस्व से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल पूछने का अधिकार हो चुका था। तो बोला वहां के पार्लियामेंट का बोलना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ठीक है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारतीय मामलों को देख रहा है एक तरह से एजेंट के रूप में, एक तरह से आपका कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा है, और कंसल्टेंट को पेमेंट कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, क्योंकि भारतीय मामलों को देखने के लिए। बोला ठीक है चलो नहीं ऐसा करना है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम हटा देते हैं, मतलब हटाने नहीं का मतलब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर्स को कम करते हैं, और एक नया लंदन में भारत का एक हाई कमिश्नर, मतलब अभी भी देखिएगा हर एक जगह का राजदूत होता है, एम्बेसडर होते हैं, बट लंदन में हमारा हाई कमिश्नर बैठता है। तो हाई कमिश्नर एक नया पोस्ट क्रिएट किया, और इस हाई कमिश्नर का सैलरी इंडियन रेवेन्यू से मिलना स्टार्ट हुआ। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, हालांकि सेक्रेटरी ये जो हाई कमिश्नर था वो इंडियन जो मामले थे, भारतीय मामलों पे एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीय जो आपके मामले थे उनके ऊपर एजेंट की तरह काम कर रहा है, और बाकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके ऊपर प्रशासनिक और पॉलिटिकल जो भी चीजें हैं इसके अंदर में है। तो एक नया पोस्ट हुआ, पृथक निर्वाचन जो कि शुरुआत 1909 में हो चुका था, थोड़ा सा बढ़ाया गया सिखों के लिए अलग से, सिख जहां भी है वहां उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, जो एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन थे, उनके लिए अलग अलग से चीजें हुई। और एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत 1926 में हुआ। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत 1926 में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका है 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना, और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बोला गया कि हर 10 साल बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर एक हम वैधानिक आयोग देखेंगे, भेजेंगे भारत में जो भी नियम कानून है, जो भी प्रशासनिक चीजें हैं, उसको देखने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए, रिव्यू करने के लिए आफ्टर एवरी 10 ईयर हम एक वैधानिक आयोग, एक स्टैट्यूटरी कमीशन को भेजेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। ओके, तो आप बात को समझिए कि भारत परिषद अधिनियम पहली बार केंद्र में द्विसाधनात्मक विधायी का बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया, प्रांतों में द्वैध शासन लाया, दो तरीके से, एक ट्रांसफर लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट के माध्यम से। प्रांतीय सूची को 2 भागों में बांट दिया। रिजर्व लिस्ट में महत्वपूर्ण चीजें पुलिस है, राजस्व है, वित्त है, न्याय है, हालांकि ट्रांसफर लिस्ट में आपके कृषि है, शिक्षा है, इन सारे जो नॉर्मल जो मतलब कहने का मतलब जो उसमें सब्जेक्ट थे उनको रखा। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथक निर्वाचन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, हालांकि लिमिटेड फ्रेंचाइजी पे है, लगभग 10% जो उसमें जनसंख्या तो उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, है ना, सब लोग नहीं थे। फिर हाई कमिश्नर इन लंदन और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और हर आफ्टर एवरी 10 ईयर आप एक वैधानिक आयोग है जो इंडिया में भेजा जाएगा। इन सिस्टमों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 1919 के बाद जो चीजें हुई, 1919 के बाद जो चीजें हुई, 1920 में असहयोग आंदोलन हो जाना, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होना, 1919 के बाद बहुत सारे घटनाएं हुई जो कहीं ना कहीं परेशानी तो किया, बहुत परेशानी किया, तो कहीं ना कहीं जो इसके बाद जो एक्ट आएगा ना, इसके बाद जो एक्ट आएगा उसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो एक साइमन कमीशन आना है ना, साइमन कमीशन आना। अब देखिए साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन के बारे में समझेंगे। साइमन कमीशन आया था, इसमें 7 मेंबर्स थे, और ऑल 7 मेंबर जो थे वो सारे अंग्रेज थे, मतलब सारे गोरे थे, और सारे जब अंग्रेज थे तो इसका विरोध हुआ कि नहीं ये पूरा व्हाइट कमीशन है, ये हमारे लिए क्या बनाएगा, हमारे लिए कैसे बनाएगा कानून, हमारे लिए कैसे, हमारे देश के मतलब एक वैधानिक आयोग था ना, बोला कि 10 साल बाद भेजेंगे, हालांकि भेज दिया, जल्दी ही भेज दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध इंडिया में, बहुत तरह के अब देख सकते हैं कि पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, बहुत तरह के विरोध हो रहे हैं, बहुत तरह का आंदोलन चल रहे हैं। आपको देख सकते चौरी चौरा हत्याकांड होना, फिर देख सकते ककोरी लुटाना, HSRA का गठन है, HRA का गठन होना, तो कहीं ना कहीं बहुत तरह के जो नेशनलिस्ट आपके मूवमेंट है वो सारे चल रहे हैं, तो जल्दी से भेजना पड़ गया। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिमांड भी हो रहा है कि हमें एक अच्छी तरह की सरकार दिया जाए, हमें एक अच्छी तरह की चीजें, मतलब कहने का मतलब, तो इसलिए साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन बहुत जल्दी आया, 1928 में आ गया। विरोध हुआ, तो अब जब विरोध हुआ तो बोला कि तो एक यहाँ के जो आदमी, कहने का मतलब साइमन कमीशन के एक मेंबर है वर्केनहेड बोला कि आप लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि हम आपके लिए कानून नहीं बना पाएंगे, क्या आप एबल हैं, क्या भारतीय आप कानून बना पाएंगे अपने लिए, क्या आप एबल हैं, चैलेंज है आपको, क्या बना के दिखाएंगे। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया, जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे उनके द्वारा, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया, है ना, नेहरू रिपोर्ट पेश किया 1929 के, ठीक है, 1829 में
नेहरू रिपोर्ट पेश किया। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी, है ना, जैसे कि जो कि रेसिडुअल पावर है, जैसे कि जो आपके अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होगा और बहुत सारी चीजें थी, वो अभी समझने लायक नहीं है। और फिर उसके बाद मतलब ये कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन ने भी रिपोर्ट पेश किया, नेहरू रिपोर्ट ने भी अपना रिपोर्ट पेश किया। फिर मोहम्मद अली जिन्ना का जो 16 सूत्री मांग था उसमें बहुत सारे मांग थे, है ना। तो ये सारे जो चीजें थी, ये सारे विरोध कहीं ना कहीं डिमांड है, डिमांड आपके बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे डिमांड आ रहा है, तब जाके जो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा उसमें बहुत सारा इनपुट तो एक तो साइमन कमीशन से होगा, कुछ चीजें नेहरू रिपोर्ट से भी चीजें मिलेगी, कुछ 16 सूत्री मांग था उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम जो है इसको हम लोग समझेंगे। बहुत बड़ा अधिनियम था, लगभग 321 इसमें आपके अनुच्छेद थे, है ना, मतलब बहुत बड़ा अधिनियम है, एक तरह से बहुत बड़ा दस्तावेज था भारत शासन अधिनियम। अभी भी हमारे संविधान का लगभग 70% पार्ट इसी भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन हम समझेंगे इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका तो है, जैसा कि चल रहा था, उसमें थोड़ा सा जो लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। अब इसने सूची को 3 भागों में बांटा, केंद्रीय सूची तो ठीक है, प्रांतीय सूची हम लोगों ने देखा, इसके अलावा जो सब्जेक्ट बच गए वो संवर्धित सूची में, संवर्धित सूची में तो कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट रखे गए हैं जिसके ऊपर केंद्र भी और राज्य भी कानून बना सकता है, जैसे कि अभी हमारा कंकरेंट लिस्ट है, वो एक नया लिस्ट डाला गया, है ना, पावर को और बांटा गया। अब जो प्रांतों में 2 शासन था, प्रांतों में 2 तरह शासन जो हो रहा था, है ना, एक पे गवर्नर अपने काउंसिल की सहायता से और एक पे आपका गवर्नर भारतीय मंत्री की सहायता जो कि आपका हो रहा था, उसको चेंज करके इस डायरकी को ट्रांसफर कर दिया गया केंद्रीय सूची में। अब केंद्र में 2 शासन लगा दिया, केंद्र में भी 2 तरह से बांटा, केंद्रीय सूची को 2 भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित विषय कहलाए और एक हस्तांतरित विषय कहलाए। वही सेम चीजें आरक्षित विषय थे उस पे गवर्नर में तो मींस वायसराय है ना, वो अपनी परिषद की सहायता से सदस्यों की सलाह पे कानून बनाता है। और जो आपके ट्रांसफर लिस्ट हुए उस पे वायसराय भारतीय मंत्री कौन, जो आपके यहाँ केंद्र में जो विधायिका है, वहां जो भारतीय मंत्री जो चुना के आए हैं, भारतीय जो लोग जो चुना के आए हैं, है ना, वो इस पे आपका मन तो कहने का मतलब कि बना रहे थे, ठीक है, कानून बना रहे थे। तो केंद्र में शिफ्ट हो गया, प्रांत में द्वैत शासन शिफ्ट हो गया 1935 में केंद्र में। तो प्रांतों का क्या हुआ, प्रांतों को थोड़ा सा छूट दिया गया, उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया, प्रांतों को स्वायत्ता दिया गया, अपने तरीके से कानून बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रांतों को पहली बार स्वायत्ता दिया गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन बहुत तरीके से आप देख सकते हैं। जो 1861 से जो स्टार्ट हुआ विकेंद्रीकरण की शुरुआत, वो 1935 में बहुत अच्छे तरीके से विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब पूरा बंटवारा, मतलब शक्तियों का बंटवारा आप देख सकते हैं 3 लिस्ट में हो चुका है। इन तीनों के अलावा कुछ लिस्ट बच गया, वो शक्ति वायसराय के पास था, मतलब जो रेसिडुअल पावर थे, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अभी भी हमारा अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, आपके केंद्र के पास। तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास रखा गया, है ना। तो ये सारे प्रांतों, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूछेगा, प्रांतों में द्वैध शासन पूछेगा तो 1919 आंसर देना है। लेकिन प्रांतों में अगर पूछा जाए कि प्रांतों को स्वायत्ता, प्रांतों को थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऑटोनॉमी, अपने तरीके से शासन चलाना, वो कब मिला, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और इंडियन काउंसिल जो थे उसको हटा दिया गया, हालांकि हटाया नहीं गया, मतलब 15 मेंबर से 6 मेंबर कर दिया, इसको बस एक काम, एक तरह से एडवाइजिंग का काम दे दिया गया। और जो राज्य सचिव थे, अब भारत, अब देखिए बर्मा जो है ना, बर्मा अलग हो चुका था 1935 में, तो बर्मा जब अलग हो चुका है तो भारत और जो राज सचिव थे, जो केवल भारत के नहीं, भारत और बर्मा के राज सचिव कहलाएं, भारत और बर्मा के राज सचिव कहलाएं, ये इसमें एक नया चीज है। अभी आगे और भी चीजें देखेंगे हम लोग 1935 का अधिनियम में। ओके, 1935 के अधिनियम में आपने देखा कि एक अखिल भारतीय संघ हुआ, इसकी मांग चल रही थी पहले से। अब मतलब अंग्रेजों का कहना था, जैसे क्या था कि अगर भारत है ना, तो 2 तरह से भारत में चीजें थी, एक तो प्रांत है, प्रांत पे डायरेक्ट कंट्रोल है किसका, अंग्रेजों का। एक है देसी रजवाड़े, मींस प्रिंसिपल स्टेट। तो देसी रजवाड़े भाई ये गुलाम नहीं है, ये एक कंडीशंस की तरह है ना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामेंटोस कब कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ, ठीक है,
पैरामोंटेसी था उसके ऊपर चीज चल रही थी। मतलब यहां पर जो था देसी रजवाड़े थे, ये संरक्षण प्राप्त था इनको ब्रिटिश का, ये उनसे कहीं ना कहीं हाथ मिला के चल रहे थे, तो इनको ऊपर गुलामी नहीं था, इनको कुछ स्वतंत्रताएं थी। राजा है, राजा अपना चीजें चला रहा है ना। तो इन देसी अब देखो, अब प्रांतों का मांग है कि हमें ऑटोनॉमी दिया जाए, हमें स्वतंत्र किया जाए, है ना, हमें स्वतंत्रता, हमें कुछ जैसे कि ऑटोनॉमी मिला ना 1935 में, तो इनको था कि हमें ऑटोनॉमी पूरे तरीके से दिया जाए, हम अपने तरीके सरकार चलाएंगे। और देसी रजवाड़ों का भी अलग थोड़ा है, देसी रजवाड़ों का अलग है कि हमें इन चीजों से छूट दिया जाए। तो ब्रिटिश ने चाहा 1935 के भाषा अधिनियम के तहत कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे, एक ऑल इंडिया अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। इस अखिल भारतीय संघ में प्रांत आ जाएंगे, एक संघ का हिस्सा हो जाएगा, कि एक नहीं पूरा भारत एक संघ हो जाएगा, एक फेडरल हो जाएगा। और इस प्रांत आ जाएगा। और देसी रजवाड़ों को बोला कि आप आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आपका चॉइस। आप यू कैन ज्वाइन, आप कह सकते हैं कि फेडरेशन को ज्वाइन करना है, अदरवाइज नहीं, आप पे डिपेंड करता है। कुल मिलाकर देसी रजवाड़ों के ऊपर छोड़ दिया गया, आप चाहिए तो संघ को ज्वाइन करिए, अदरवाइज संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते, मींस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। और देसी रजवाड़ों ने इस चीज को बोला नो, हमें ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो हम राजा तो रहेंगे नहीं भाई, हमारा तो सब कुछ फेडरेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, इसके अलग नियम कानून होंगे, जैसे कि आज हमारा होता है ना, यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, तो सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देसी रजवाड़ों ने मना किया, और ये फेडरेशन जो था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो सपना, वो खत्म। शक्तियों का बंटवारा 3 हिस्सों में हम लोगों ने किया। अभी हम लोगों ने देखा संघ के पास 80 शक्तियां, वायसराय के पास बोल सकते हो, वायसराय के पास जो भी शक्तियां, इन तीनों के अलावा जो लिस्ट जो बच गया सब्जेक्ट, ये 80 शक्तियां कहलाया। और द्विवीय सदन कहीं कहीं कुछ प्रांतों में, जैसे देखते हैं ना कि आज हमारे बिहार में, महाराष्ट्र में है ना, क्या है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदन सदन है, हमारे विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, द्विसदन सदन है हमारे बहुत सारे। अब देख सकते हैं कि राज्यों में द्विसदन सदन नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में आपको द्विसदन सदन देखने को मिलेगा। और दो तरह से आपके दो तरह की विधायिका हैं, एक तो विधानसभा कहलाता है और एक विधान परिषद कहलाता है। तो इसी समय जो बिहार वाले उन सारे एरिया में द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकेमरल लेजिस्लेचर इन प्रोविंशियल, मतलब प्रोविंस में बाइकेमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुआ। साथ ही साथ केंद्र में द्वैध शासन तो आप लोगों ने देख ही लिया जो लगा, काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त किया गया, एक तरह से नॉर्मल बना दिया गया। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या ज्वाइंट पीसीएस की जो आपके एग्जाम लेने का था वो यहाँ पे चालू हो गया, है ना। बर्मा को अलग कर दिया गया। रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी चीजों को देखने के लिए फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक की स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा। और एक फेडरल कोर्ट भी था 1937 में, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, ठीक है। एक संघीय न्यायालय जो आज सुप्रीम कोर्ट कहलाता है ना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट तो जो कलकत्ता में बना था वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे जाकर हुआ। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। यही था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। तो हम लोगों ने यहां तक के ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आप चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट डाउन करेंगे, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे, तो आराम से इसके ऊपर लिख सकते हैं। हर एक एक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। अब हम कल के वीडियो में क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल के वीडियो में हम लोग मींस की नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, है ना, हालांकि नेक्स्ट वीडियो अभी पॉलिटी का थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जैसे कि जो अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में, है ना, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, क्रिप्स मिशन आ जाएगा, कैबिनेट मिशन आ जाएगा, संविधान सभा आ जाएगा, है ना, संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज आ जाएंगे, है ना। तो ये सारे एक वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1947 का अधिनियम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, जो भी चीजें मतलब जो जरूरत का रहेगा मेंस के लिए और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, उन चीजों पर कवर करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार पढ़ाया पॉलिटी आपको प्लेटफॉर्म पे, तो सारी चीजें बार बार नहीं कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो क्या करना है कि जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है उसको भाई कंटिन्यू रखो, एनसीईआरटी सीरीज को। अगर आपको जीएस बहुत अच्छा करना है तो एनसीईआरटी सीरीज जो फ्रेशर्स उनके लिए तो मैं पहले बताऊं, एनसीईआरटी सीरीज जरूर देखें, है ना। एनसीईआरटी सीरीज अब भी क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके,
अब आपको 9 10th इसी वीक में हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इसी वीक में हिस्ट्री कंप्लीट होगा 9 10th का। और आफ्टर इसके बाद आपका साइंस या पॉलिटी के ऊपर ये चलेंगे, है ना। तो ये हमारा रहा सेशन आज का, जो मैंने आपको पूरे जो भी एक्ट थे जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था उसको मैंने कवर करा अच्छे तरीके से, हर एक फैक्ट को कवर रखा अच्छे तरीके से, समझाए हुए चीजों को नहीं समझाया दोबारा देखिएगा, और चाहे तो बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।